अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरिशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाजरीन ये भी आपको बताएंगे। एक बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से कि आज पाकिस्तान नामा में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हुकूमत साजी का फार्मूला बन गया है, अब ओहदे बांटने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान शहबाज हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, फैसला आज होगा। सियासी बेयकीनी के बादल छटते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी भी देखने में आई है। तो बात करते हैं वजीर आजम नून लीग का सदर पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी का फार्मूला तय पा गया है। पंजाब और विफाक में वजारतों की तकसीम पर नून लीग बड़ों ने सर जोड़ लिए। 25 रुकनी विफाकी काबीना की तश्कील का भी इम्कान है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरत इजलास हो रहा है, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जा रही है। जबकि JUI शहबाज हुकूमत का हिस्सा बनने से मुतालिक फैसला आज करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस आमला का इजलास जारी है और देखा जाएगा कि क्या शहबाज हुकूमत का साथ देना है JUI ने या नहीं देना। इस पर भी इस वक्त हिकमत अमली भी जारी है और मुशावरत उस पर जारी है, तो देखा जाएगा। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वज़ीर आज़म नून लीग का और सदर पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी का फार्मूला जो है वो तय पा चुका है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। लाहौर से हम बात करेंगे, वकास कौरी हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से हमारे साथ जावेद नूर मौजूद हैं। रुख करते हैं वकास कौरी का। लाहौर से वकास कौरी, नून लीग के इजलास का अहवाल बताइएगा और बताएं कि पीपल्स पार्टी के साथ विफाक और पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है अब उस हवाले से बात की जा रही है। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें अहम रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर मौजूद थे। इस इजलास में जहाँ वफाकी काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया, वहीं इज़राए के मुताबिक ये फैसला भी किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग की दोबारा ऑफर की जाएगी। जो मुज़ाकरात का अगला मरहला होगा उसमें वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने की भी पीपल्स पार्टी को कोशिश की जाएगी, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह ऐलान किया था कि वो आइनी ओहदे जो हैं उसमें दिलचस्पी रखते हैं। इस वफाकी काबीना का पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। ताहम मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी अगर नून लीग का साथ दे रही है तो वफाकी काबीना में भी वो शरीक हो, ताकि एक मिलकर एक हुकूमत कायम की जा सके और मिलकर पाकिस्तान के लिए काम किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तमाम तर फैसलों का जो मलबा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नून लीग ये हरगिज़ नहीं चाहती, इसलिए नून लीगी राय के मुताबिक जो कायदीन हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर इस बात के पर मनाने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो आईनी ओहदों के साथ साथ वफाकी काबीना का भी। अच्छा वकास कौरी, जहां पर CM शिप के लिए पंजाब का मरीम नवाज का नाम सामने आया है, गवर्नरशिप के लिए किसका नाम सामने आया है? जी अभी जो आइनी ओहदे हैं उसके हवाले से गौर किया जा रहा है। ताहम गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो हैं वो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वही इस ओहदे को कंटिन्यू रखें। ताहम अभी इस हवाले से कोई हतमी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। ठीक है, हतमी चीज अभी तक सामने नहीं आई। वकास कौरी ये बताइएगा कब तक तय पा जाएगा कि काबीना में कौन कौन शामिल होगा और हुकूमत साजी से मुतालिक अभी कितना वक्त रह चुका है, कितने वक्त के अंदर ये सब करना होगा? आज अभी जो हुकूमत सादी का जो मरहला है वो अब शुरू हो चुका है। इब्तदाई जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 25 रुकनी वफाकी काबीना जो है उस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें से 2 से 3 जो वफाकी वजारतें हैं वो MQM को दी जाएंगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के 15 सीनियर रहनुमा जो हैं उनके नामों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं, परवेज़ रशीद शामिल हैं, मरियम औरंगजेब शामिल हैं। इन नामों पर जो है वो गौर किया जा रहा है। सिर्फ पंजाब काबीना के
کے حوالے سے بھی مریم نواز نے جو ہے وہ روابط شروع کر دی ہیں. پنجاب کابینہ میں بھی 3 خواتین سمیت دیگر وزراء کے ناموں پر، جس میں خواجہ سلمان رفیع، خواجہ عمران نذیر، عظما بخاری جو ہیں ان کے نام پر غور کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر نام ہیں اس حوالے سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے. تاہم یہ جو وفاقی یا پنجاب کابینہ کے حوالے سے حتمی منظوری جو ہے وہ قائد نون لیگ میاں نواز شریف ہی دیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون اس تاثر کو بھی تردید کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں کی جا رہی تھی کہ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو نواز شریف انہوں نے سیاست سے کنارہ نہیں کیا ہے، ایسی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. وقاص قوری، لیکن وجہ کیا ہو سکتی ہے، یا ذرائع کے مطابق آپ کے سامنے کیا وجہ آ رہی ہے کہ نواز شریف خود فرنٹ فٹ پر کیوں نہیں آئے، شہباز شریف کو کیوں آگے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو میاں نواز شریف جو ہیں وہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ اگر انہیں اکثریت ملے تو وہ پھر ایک مضبوط وزیر اعظم کے طور پر کام کرنا چاہتے تھے. اور شہباز شریف نے الیکشن سے قبل ہی یہ بات ایک انٹرویو میں کہہ دی تھی کہ اگر مخلوط حکومت بنی تو پھر میاں نواز شریف کے علاوہ کسی اور نام پر غور کیا جائے گا. اور دوسرا، پارٹی کے جو اندرونی ذرائع ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر مریم نواز کا نام جو ہے وہ فائنل کیا گیا ہے، تو پھر وفاق میں جو ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جاوید نور بھی ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے. اسلام آباد سے ہمارے رپورٹر ہیں. جاوید نور، بتائیے گا، سربراہ JUI کی زیر صدارت ایک اجلاس اس وقت جاری ہے، اس میں کیا فیصلہ ہوگا اور ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ PTI پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وفاق میں؟ جی، اس وقت بالکل آپ نے درست کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس اس وقت مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جاری ہے. آج اجلاس کا دوسرا روز ہے اور کل بھی اس بات پہ غور کیا گیا کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے یا جو اتحادی ماضی میں رہے ہیں ان کے ساتھ دوبارہ اتحاد کر کے حکومت کا حصہ بنا جائے. کل اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کی تھی شہباز شریف نے ایک وفد کے ہمراہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے جو آئندہ حکومت تشکیل پانے جا رہی ہے. تاہم مولانا فضل الرحمان نے اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا شہباز شریف کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنی شکایات بھی انہوں نے جو ہے وہ رکھی شہباز شریف کے سامنے، اور کہا کہ ہمارا مینڈیٹ کی چوری ہوا اور جماعت کی اکثریت کی جو رائے ہوگی انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان نے کل یہ بھی انہیں آگاہ کیا تھا کہ ممکن ہے کہ جمعیت علماء اسلام حکومت کا حصہ بننے کی بجائے اپوزیشن میں بھی بیٹھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی پیشکش کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کو، انہوں نے کہا تھا کہ آج جو اجلاس دوسرے روز اجلاس ہوگا اس میں وہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ اپنی پارٹی قیادت کے سامنے رکھیں گے، اور پھر جو بھی مشاورت کے فیصلہ ہوتا ہے اس سے آگاہ کر دیا جائے گا. تو آج اس بارے میں مشاورت ہو رہی ہے کہ آئندہ جو نگران حکومت بننے جا رہی ہے تو اس میں جمعیت علماء اسلام کیا اتحادی حکومت کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی. آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو ابتدائی نتائج آئے تھے اس کے مطابق 4 نشستیں قومی اسمبلی میں، اور اس کے علاوہ ایک جو صوبائی اسمبلی میں نشستیں ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، وہ جمعیت علماء اسلام کو ملی ہے، لیکن یہ نشستیں ان کی توقع سے کم ہیں. اس لیے 2 محاذ اس وقت جو ہے وہ گرم ہے. ایک تو مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور دوسرا جو اس وقت کہہ لیجیے کہ الیکشن کمیشن میں دوسرا محاذ جو ہے گرم ہے، اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی جانب سے آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں اپڈیٹ کیا. اس وقت JUI کا اجلاس جاری ہے اس کے حوالے سے، اور جاوید نور نے بھی ہمیں تمام تر پنجاب کے وفاقی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیا. دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ. پہلے نون لیگ کے ساتھ نہ چلنے پر کے دعوے کیے جا رہے تھے، پھر زرداری کا آج سامنے آ گیا. آصف زرداری کا نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا اندیا. بلاول پہلے وفاقی کابینہ میں شامل نہ ہونے کا اعلان کرتے رہے. ذرائع کے مطابق مبینہ دھاندلی کے معاملے پر بلاول بھٹو آصف زرداری سے نالا ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری نے بلاول کو قائل کر لیا ہے؟ یہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. بلاول پہلے وفاقی کابینہ میں شامل نہ ہونے کے اعلان کرتے پھرے تھے، اور بعد میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو صدر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور جو وزیر اعظم ہے وہ شہباز شریف بنیں گے، مطلب کہ نون لیگ کی جانب سے ہوگا. کیونکہ پہلے کی باتیں گردش کر رہی تھی کہ بلاول بھٹو کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ وفاق میں مل کر حکومت نہیں بنائی جائے گی نون لیگ کے ساتھ، اور اب باتیں کچھ مختلف ہیں. بات کر لیتے ہیں جاوید بلوچ، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید بلوچ، بتائیے گا کیا زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو اب قائل کر لیا ہے یا پھر انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا اپنی باتوں سے؟ کمپینز میں کچھ کہا جاتا ہے، بعد میں کچھ کر لیا جاتا ہے. دیکھیں مریم، پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو پیپل پارٹی ہے وہ نون لیگ کا ساتھ دے گی، اور جو ہے وہ ساتھ
की जो है वो उसको डिफाइन नहीं किया गया था कि साथ किस तरह देगी। ये भी तय हो गया था कि नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म होगा और प्रेसिडेंट पीपल पार्टी से लिया जाएगा और स्पीकर भी पीपल पार्टी को दे दिया गया था। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए मरियम, तो उस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट हमें नज़र आई। जो एज पर एग्रीमेंट जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था उसको बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक्सप्लेन शायद उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था। क्योंकि ये बिल्कुल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये बात आई सामने कि पीपल पार्टी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी लेकिन साथ देगी, तो उस वक्त फिर शहबाज शरीफ साहब ने रब्ता किया, बाकी लोगों ने रब्ता किया और इनडोर जो है बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो शुरू हुई। तो फिर जरदारी साहब ने इंदिया दिया शाम को कि हम जो है मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो है पीपल पार्टी और नून लीग जो है वो हुकूमत का हिस्सा होगी, एमक्यूएम भी उनके साथ बैठेगी, आईपीपी भी उनके साथ बैठेगी और काफ लीग भी उनके साथ बैठेगी। चूँकि एक पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो पहले तैयार किया गया था नवाज शरीफ जरदारी की मीटिंग में, और फिर इस मीटिंग के साथ जो कमेटी बनी थी उसने ये तमाम चीज़ें तय करके जरदारी को भी पेश की और नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो पेश की। तो उसके बाद ये चीज़ें तय की गई, फाइनल की गई। तो अब जबकि ये चीज़ें सामने आ रही तो ये हो नहीं सकता कि एक तरफ जो है वो पीपल पार्टी नून लीग के उम्मीदवार को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट दे और नून लीग जो है वो प्रेसिडेंट जरदारी को जो है वो वोट दे और दोनों अलग अलग मंच में बैठे। तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये तय किया गया कि पीपल पार्टी और नून लीग दोनों हुकूमत का हिस्सा होंगी, एमक्यूएम और जेयूआई फे भी उनके साथ होगी और इसी तरह काफली और बाकी जमातें जो हैं वो जावेद बलोच, अब यहाँ पर बात ये पैदा होती है कि पीटीआई फिर बैठेगी ऑपोजिशन में, तो फिर तो ऑपोजिशन पीटीआई की बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, असेंबली में दोबारा से फिर फसाद तो बर्पा नहीं हो जाएगा। और इनके जो नाम सामने आ रहे हैं शेर अफजल मरवत या बैरिस्टर गौहर अगर ऑपोजिशन लीडर बनते हैं तो ऑपोजिशन को आप किस तरह से देख रहे हैं असेंबली में, वहां पर कौन लीडर बनेगा और फिर तो पीटीआई की जगह बहुत स्ट्रांग हो जाएगी असेंबली में? देखें मरियम, एक तो ये तय किया जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो एमडब्ल्यूएम के साथ किस तरह चलेगी और केपी के अंदर जमात इस्लामी के साथ किस तरह चलेगी। और यही सूरत हाल है कि अगर अपोजिशन लीडर जो है वो होते हैं गौहर अली खान या कोई ऐसा शख्स जो होता है जो है वो जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स का हामी हो, तो जारी बात है फिर ये दंगा फसाद जो है वो जारी रहेगा। और ये तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से भी एक मैसेज कन्वे किया गया है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स को वजारत आला के लिए नामजद किया है। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ अब भी जो है वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स पे रहेगी और सानिया 9 मई के मुल्ज़म को अगर आप सीएम केपी के लगाते हैं और जो है वो किस तरह सूबा चलेगा, किस तरह इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन होगी, किस तरह फेडरेशन के साथ जो है वो कोऑपरेशन होगी या आगे चलेगी, तो ये बड़ी जो है वो टेंस सूरत बनने जा रही है कौमी असम्बली के अंदर भी और ये दंगा फसाद और ये हंगामा राय जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, जावेद बलोच ब्यूरो इस्लामाबाद हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे पंजाब की बात की जाए तो मरीम नवाज मुल्क की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला होंगी। इस हवाले से आवाम से बात कर लेते हैं, उनका क्या रद्द अमल है वो आपको दिखाते हैं। फीमेल्स में इतने गट्स होते हैं कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ है और वो फीमेल्स के तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़े अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हैं। जैसे घर के मामलात एक फ़ीमेल अच्छे से हैंडल कर सकती है, तो आई थिंक आपके तमाम मामलात को भी एक फ़ीमेल बहुत अच्छे से हैंडल करेंगी। जब यहाँ पर मियाँ साहब नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर उन्हें चीज़ों को संभाला, देखा, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा करेंगी परफॉर्म। अगर वो एज ए फ़ीमेल अपने चैलेंजेस को अच्छी तरह से निभा सकती हैं तो हमारे लिए खुशाइंद बात है। अगर मरीम नवाज़ यहाँ आना चाहती हैं, कुछ खातून कुछ बनना चाहती हैं, तो हम उनके साथ हैं, उन्हें ये कुछ सब कुछ करना चाहिए। एज ए खातून आ रही है, ये हमारे लिए एजाज़ की बात भी है। अगर वो अच्छा काम करती, मेरे ख्याल से हमारे लिए ये और भी बड़े एजाज़ की बात है अगर वो कर जाती हैं। तो अगर अपने बाप की तरह करेगी, जैसे उन्होंने मुल्क को सड़कें बनाई हैं, माशाल्लाह मोटरवे बनाई है, सारा कुछ किया है, तो अगर उसी नक्शे कदम पे चलेगी तो फिर तो बहुत बेहतर है। अगर वो करना चाहे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकती हैं। उसके अलावा अगर हमारे इदारों में तालीमी जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकती हैं। पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्विगी गैस का बिल है या पानी का बिल है, ठीक है जी,
تو میرے خیال سے ملک سنور سکتا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا نا تو یہ ملک جو مرضی آپ کر لو, چاہے وہ مریم نواز آ جائے یا عمران خان آ جائے, یہ ملک نہیں سنور سکتا. ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे. चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया. इजलास में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा. चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास कल सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा. इजलास में साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत को देखा जाएगा. चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास कल 11:30 बजे सुबह में होगा. चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है. इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया जिसमें साबिक चीफ जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा. फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद से गुज़श्ता रोज 3 तालिबात के लापता होने का ड्रॉप सीन. पुलिस ने तालिबात को निजी हॉस्टल से तहवील में ले लिया. पुलिस के मुताबिक तीनों तालिबात बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद थी और वालिदैन के ना मानने पर नाराज होकर घर से हॉस्टल चली गई थी. पुलिस ने तालिबात को निजी हॉस्टल से तहवील में ले लिया है और तीनों जो तालिबात थी वो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखती थी और वालिदैन से नाराज होकर गई थी. बात कर लेते हैं जवेरिया नजीर फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदा हैं. जी जवेरिया, बताइएगा मामला था क्या? बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाका रहमत टाउन से अगवा होने वाली 2 सगी बहनों और एक तालिबात के अगवा का ड्रॉप सीन हो चुका है. पुलिस ने तीनों तालिबात को बाहिफाजत ढूंढ निकाला है. तीनों तालिबात के अगवा का मुकदमा जो है वो गुज़श्ता रोज़ थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में बच्ची मरियम के चचा की मदयत में जो है वो दर्ज किया गया था. FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नामालूम अफराद जो है वो स्कूल जाते हुए तीनों तालिबात को अगवा कर अपने साथ ले गए, जिस पर पुलिस ने जो है वो अगवा का मुकदमा दर्ज करते हुए बच्चियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस को कामयाबी उस वक्त मिली जब एक गर्ल्स हॉस्टल की जानिब से पुलिस को ये इत्तला दी गई कि 3 बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अपना नाम पता गुलाम मोहम्मदाबाद की रहायशी बता रही हैं. पुलिस ने वहाँ पर पहुँचकर बच्चियों को जब ढूंढा तो वो बच्चियाँ वही थी जो गुज़श्ता रोज़ अपने घर से जो है वो लापता हुई थी. लेकिन बच्चियों ने जो है वो अपने घर से आमादगी जाहिर की कि वो अपनी मर्जी से जो है वो अपने घर से निकली थी और बच्चियों का यही कहना था कि वो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद थी, जिस पर वालिदैन के साथ जिद की और वालिदैन से नाराज़गी का इजहार करते हुए वो स्कूल के बहाने घर से निकली और यहाँ पर आई हैं ताकि उनके वालिदैन जो है वो रजामंद हो सके. दफ़ा के तहत जो बयानात रिकॉर्ड किए गए उन बयानात में भी बच्चियों ने आमादगी जाहिर की कि वो अपनी मर्जी से जो है वो घर से गई थी, जिस पर बच्चियों को जो है वो बाहिफाजत बाजियाब करवाते हुए उनके वालिदैन के स्पुर्द कर दिया गया है. ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया. नॉर्थ कराची सेक्टर 5M में पुलिस एहलकार वाहिद परवेज की टारगेट किलिंग का मुकदमा बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज. मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया है. बात कर लेते उबैद शाह, कराची से हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं. उबैद शाह, बताइएगा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे मजीद तहकीकात की गई हैं या नहीं? जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची सेक्टर 5M में पुलिस एहलकार वाहिद परवेज को टारगेटेड करके गोली मारी गई थी. बिलाल कॉलोनी थाने में मकतूल के भाई वाजिद की मदद में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया है. मुकदमे के मतलब में लिखा है कि भाई सिटी कोर्ट में ADG वेस्ट के गनमैन थे और मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. फरार मुल्जिमान की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है, जो कि मोटरसाइकिल 2 मुल्जिमान को फरार होते हुए CCTV फुटेज में देखा जा सकता है. पुलिस का ये भी कहना है कि मकतूल पुलिस एहलकार जो है वो स्पेशल पार्टी में भी रहा है, मुकामी इंटेलिजेंस में भी रहा है और मुख्तलिफ थानों में उसकी तानियातें रही हैं. तो वो अभी पुलिस इस चीज़ की तफ्तीश कर रही है कि वाकया किसी जराइम पेशा ग्रोह की कार्रवाई है या कोई ज़ाती दुश्मनी है. इस हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं. इलाका मकीनों के और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए गए और उसकी रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है. जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उबैद शाह. वेलकम बैक. फैसलाबाद में लगे सियासी बैनर्स और पोस्टर्स ना हटाए जा सके. इंतजामिया शहर से बैनर्स हटाने में नाकाम हो गई. जिला इंतजामिया ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया. फैसलाबाद से जवेरिया नसीर की रिपोर्ट देखिए.
इलेक्शन हुए कई रोज बीत गए, लेकिन फैसलाबाद शहर से बैनर्स, पोस्टर, पेनाफ्लेक्सिस को ना हटाया जा सका। तशहीरी मवाद और जगह जगह लगी फ्लेक्सी से शहर की खूबसूरती मान पड़ने लगी। इलेक्शन होने ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, गली मोहल्ले हो या फिर बाजार, हर जगह सियासी शख्सियात के पोस्टर्स आवेजान नजर आते हैं। इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्लेक्सीज हटाने में नाकाम। निगरान वजीर आला पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। गंद पिया सारे शहर दे विच ते फ्लैक्स लगी उतारी नहीं, इस वास्ते बराए मेहरबानी नु लाओ। उनका कहना था तशहीरी मवाद कई रोज बाद भी लगा रहना इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इलेक्शन गुजरने के बावजूद भी शहर में लगी फ्लेक्सीज और पेनाफ्लेक्सीज को ना हटाया जा सका, जो शहर की खूबसूरती को दीमक की तरह चाटने लगी। कैमरामैन मोहम्मद वकार के साथ ज्वेरिया नजीर नियो, फैसलाबाद। कराची के इलाके गुलबहार में गैस की बंदिश ने बड़ों के साथ बच्चों को भी परेशान कर दिया है। गैस बंदिश के बायस बच्चे जरा पे एहतजाज हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ समिया खुर्शीद से। जी समिया, बताइएगा, बच्चे भी जरा पे एहतजाज हैं, गैस बंदिश पर क्या कहते हैं? कि मैं इस वक्त कराची के इलाके खालदा आबाद में मौजूद हूँ और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर बच्चे जमा हैं और उनके हाथों में छोटे छोटे से किताबों के गत्तों पे जो है वो नारे दर्ज हैं जिस पे लिखा हुआ है हमारी गैस बहाल करो। ये एहतजाज है छोटे छोटे मासूम बच्चों का। वो एहतजाज करने पे क्यों मजबूर हुए हैं ये उन्हीं से जानते हैं। बेटा, आप ये ड्राइंग के गत्तों पे जो है वो नारे दर्ज करके एहतजाज कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या मसला है आपका? यहाँ पे गैस नहीं है, अब्बू कमाते हैं कि आधा कमाते हैं, 1500 कमाते तो 1000 की गैस डल जाएगी तो घर का वो कैसे चलेगा? हम सुबह स्कूल नाश्ते के बगैर जाते हैं, आते नाश्ते के बगैर हैं, हम क्या करें? अबू काम पे जाते हैं, अबू 1500-2000 रुपये कमाते तो 1000 रुपये की तो सिर्फ गैस आ जाती है, 2500-3000 रुपये का बिल आ जाता है। हम क्या करें? सुबह स्कूल जाते हैं, नाश्ता हम कैसे करें? ना दिन का खाना पका सकते हैं, लकड़ियों पे पकाते हैं, लकड़ियाँ भी गलियों में घूम घूम के हम लोग लकड़ियाँ जमा करते हैं। और क्या करें? सुबह नाश्ता भी नहीं करके जाते, आके भी खाना नहीं मिलता। जी बिल्कुल, ये मासूम बच्चों का यही कहना है कि गैस हमारे घरों में मौजूद नहीं है। तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है कि इस इलाके में गैस नहीं है, लेकिन गैस के बिल पूरे आ रहे हैं। और बच्चों का यही कहना है कि हमारे जो अब्बू हैं वो बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और बहुत मेहनत से जो है वो पैसे कमाने के बाद जो है इतने पैसे नहीं बचते कि वो बाज़ार से खाना ख़रीद सकें। चूँकि गैस घर में नहीं होती तो वो भूखे स्कूल जाते हैं और जब स्कूल से आते हैं तो तब भी भूख का ही सामना करते हैं, क्योंकि गैस ना होने के बाइस घर में खाना नहीं पक पाता और बाज़ार से खाना ख़रीदने की जो इस्तात है इन लोगों की नहीं है। तो बच्चों का यही कहना है कि हमारी गैस जो है वो बहाल की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के बाद अब बारी है हुकूमत साजी की, तो आवाम पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का शिकार नजर आती है और अब नई हुकूमत से उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं। आवाम की नई हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं? तफसीलात इस्लामाबाद से आयशा शेख की रिपोर्ट में जानिए। इंतखाबात का मामला हुआ हल, अब कौन बनेगा नया वजीर आजम, किसकी होगी हुकूमत, अवाम ने नई हुकूमत से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, आइए जानते हैं। ऐसे हुक्मरान आ जाए, जब वोट हमने दिया हुआ है मुल्क के लिए भी और आवाम के लिए भी चीज़ें सस्ता हो और हुकूक मिले आवाम को। सबसे बड़ा जो मसला है बेरोज़गारी का है, महंगाई का है, और जो भी हुकूमत आए उसको चाहिए कि बजाय एक दूसरे के साथ वो करने के, एक दूसरे की टांगें खींचने के, वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। अवामी फलाही जो इक़दामात हैं उनको फिलफौर नाफिज करें। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है, वैसे जो इन्फ्लेशन है पूरे मुल्क में, उसके खिलाफ ये वोट आया है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर है, ये तो अब जो पार्टी सिलेक्ट हुई है उन्होंने सिलेक्ट करना है कि किसने आना है। गरीब आदमी है, एक उसकी मजदूरी 15,000, 20,000, 25, उसका गुजारा ही मुश्किल है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते कि बेचारा पेट काट के उधर बिल जमा करा देता है, उसके लिए बचता नहीं। तो मैं यही हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा, अब जो भी आए खुदारा अवाम के बारे में। अवाम का कहना है कि वोट देकर उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, अब वजीर आजम जो भी बने मुल्की मुफाद को मद्देनजर रखते हुए मुल्क से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करे। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
कराची के इलाके तीन हट्टी और इसके अतराफ में पुलिस का नशे के आदी अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। नशे के आदी मुतअद्दिद अफराद को भर भर कर बस में डाला जा रहा है। कराची का इलाका है तीन हट्टी, जहां पर वहां पर और उसके अतराफ में पुलिस का नशे के आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन किया गया वहां पर, और नशे के आदी मुतअद्दिद अफराद को भर भर कर बसों में डाला जा रहा है। ये मनाजिर है जो कि न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि नशे के आदी मुतअद्दिद अफराद हैं जिनको बसों में भर कर लेकर जाया जा रहे हैं। वहां पर क्रैकडाउन किया गया है, और जो तीन हट्टी का इलाका है ये कराची का, जहां पर नशे के आदी अफराद को बसों में डालकर लेकर जाया जा रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम वारदातों में बच्चे का बतौर ढाल इस्तेमाल। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की दिन दहाड़े वारदात की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम ने घर के बाहर मौजूद शहरी से मोबाइल फोन छीना। मुलजिम का साथी बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर ही मौजूद रहा। ये फुटेज है, देखा जा सकता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम वारदात में बच्चे का बतौर ढाल इस्तेमाल किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की दिन दहाड़े वारदात की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम ने घर के बाहर मौजूद शहरी से मोबाइल फोन छीना। मुलजिम का साथी बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर ही मौजूद रहा। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े तिब्बी मरकज लेडी रीडिंग हस्पताल पेशावर के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। हुकूमत की जानिब से फंड्स ना मिलने के बायस 5000 मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो गई। इंतजामिया ने मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात और सरकारी टेस्टों का सिलसिला भी रोक दिया है। तफसीलात शाहिद खान से जान लेते हैं। जी शाहिद खान, बताएगा टेस्टों का सिलसिला क्यों रुका है? जी बिल्कुल, तकरीबन एक साल से, यानी कि जब से खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत का क़याम हुआ है, तो तब से अब तक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर महकमे और बेशतर इदारे जो है वो माली मसाइल का शिकार रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो जो ऑटोनमस बॉडियाँ यानी कि जो खुद मुख्तार इदारे हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचा है, और वो इस वक्त माली खसारे का शिकार है। एक साल में भी उनके माली खसारा जो है वो कम ना हो सका, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। इसी तरह महकमा सेहत की अगर हम बात करें तो महकमा सेहत में जो ख़ुसूसी तौर पर जो खुद मुख्तार हस्पताल है, जो कि टर्शरी केयर अस्पताल है, उनको भी शदीद फ़ंड की कमी का सामना है। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है अब तक वो लेडी रीडिंग अस्पताल, जो कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस लेडी रीडिंग अस्पताल आज भी माली खसारे से दो चार है, और इस वक्त भी जो जनवरी की तनख्वाहें हैं वो मुलाजिमीन को अभी तक जो है वो अदा नहीं की जा सकी। इलेक्ट्रिक सर्विसेज जो है या दीगर OPD की सर्विसेज जो है, टेस्ट वगैरह हैं जो तो उनकी मुफ्त सहूलत जो है वो ख़त्म हो गई है। सेहत कार्ड जो है वो भी तकरीबन 3-4 माह से जो है पूरे सूबे में मुअत्तल है, और इसी वजह से लेडी रीडिंग अस्पताल में भी सेहत कार्ड के ज़रिए जो है किसी किस्म का इलाज जो है वो नहीं हो रहा। इसकी वजह से भी जो अस्पताल है उनके माली मसाइल जो है मज़ीद बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन तमाम हस्पताल, महकमा सेहत के जो दीगर सरकारी अस्पताल है वो भी माली मसाइल का शिकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो लेडी रीडिंग अस्पताल जो है इस तकरीबन 6-7 माह के दौरान सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ है। और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि नई हुकूमत के आने के साथ ये मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जी शुक्रिया। और अब खेल के मैदान से पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार है। PSL 9 अपने नाम करने के लिए तमाम टीमों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। PSL की तैयारियों के लिए प्रैक्टिस सेशंस का इनेकाद भी किया जा रहा है। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें लाहौर के LCCA ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल हैं। मज़ीद तफसीलात हम जान लेते लाहौर से नुमाइंदे चिराग बलोच से। चिराग, बताएगा PSL के लिए कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं, और PCB और टीमें वहां पर कैसे परफॉर्म करेंगी और क्या तैयारियां उनकी? जी, पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जो है वो जारी हैं। कल ट्रॉफ़ी की रनुमाई की गई, जिसके अंदर तमाम टीमों के कप्तान जो है वो उस तकरीब में जो है वो मौजूद थे, और उसके बाद तमाम टीमें जो हैं वो तैयारी के लिए उन्होंने प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं। इस वक्त भी जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है और साथ में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही हैं। जो बड़ी बात है यहाँ पर जो है पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम जो है वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, साथ में बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरी जानिब साथ में जो है वो कोयटा की टीम भी प्रैक्टिस कर रही है। और शाम के वक्त जो है वो 7 बजे जो है शाम को लाहौर कलंदर्स दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। दोनों टीमों के दरमियान जो शाम दोनों तरफ से जो टीमें हैं वो तैयार हैं और मैच की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वफाक में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा? MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का इजलास गवर्नर हाउस में होगा। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। वफाक में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, इस पर अहम फैसले किए जाएंगे। हुकूमत साजी के हवाले से MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है। सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। सरफराज कायम खानी, MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का इजलास गवर्नर हाउस में होगा, किस किस्म के फैसले आज मुतवक्के हैं? जी देखें, MQM पाकिस्तान की जानिब से जो है कि इजलास गवर्नर हाउस में आज शाम 7 बजे तलब कर लिया गया है, जिसमें जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर MQM की सरबराही में होगा। बताया जा रहा है कि हुकूमत साजी के हवाले से जो है अहम फैसले किए जाएंगे। इसके साथ साथ इजलास में जो मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल है, इसके हवाले से भी बातचीत की जाएगी। जैसे जिस तरह से अहम मुलाकातें हुई हैं नून लीग और MQM के दरमियान, उसके बाद ही ये देखने में आया कि इजलास तलब किया गया है और गुज़िश्ता रोज भी जो है वो मुलाकात रही है शहबाज शरीफ से। और आज होने वाले जो इजलास है उसमें ज़राए का ये कहना है कि अहम फैसले जो है वो सामने आएंगे, अहम बातें जो है वो की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज कायम खानी अपडेट करने के लिए। सियासी बेयकीनी के बादल छटते ही सरमाकारों का एतमाद भी बहाल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम तक मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 926 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 62,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और मज़ीद तफसीलात कराची से हमारे साथ मौजूद है काशिफ मुनीर, उनसे जान लेते हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा आज मुस्बत रुझान रहा और इसी हवाले से अभी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। मरकज़ी मजलिस आमला ने जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस उमूमी को सिफारिश की है कि वो जमीयत की पार्लिमानी सियासत के बारे में फ़ैसला करे कि जमीयत मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हो और अवामी जद्दोजहद के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। इस सिलसिले में चारों सूबाई मजालिस उमूमी के इजलास सूबों के मरकज़ी मकामात में बुलाए जाएंगे ताकि मरकज़ी आमला के फ़ैसलों के बारे में सूबों को भी एतमाद में लिया जा सके। जमीयत उलमा इस्लाम को धांधली के ज़रिए शिकस्त से दोचार करने की मनसूबाबंदी इस्लाम दुश्मन आलमी क़ुव्वतों के दबाव से हुई है। हमारा जुर्म यह है कि हमने अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया के इस्तेहकाम और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पुरअमन ताल्लुक़ात के हवाले से किरदार अदा किया है जो अमरीका और मगरबी दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमारा जुर्म यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों और हमास के मौक़िफ़ की हिमायत की है, लेकिन
जमीयत उलमा इस्लाम एक नज़रियाती क़ुव्वत है। मुल्क के दाखिली निज़ाम और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर किसी मसलहत या समझौते का शिकार नहीं होगी और वसी मुशावरत के बाद मुल्क में अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन अपनी तारीख़ को अपनी क़ुरबानियों से ताबिंदा रखने के अज़्म के साथ तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहें। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना ये है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है और फिर कौम ने जैसे कहीं गद्दारों को मैंडेट दिया है। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बास को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियाँ अता की गई हैं। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना अगर जो बात आपने की है एक के हवाले से आपने जैसे कहा कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं तो इसके बाद क्या JUI के जो अरकान कौमी असम्बली है या फिर सूबाई असम्बली है क्या वो फिर पार्लियामेंट का बाइकाट करेंगे, हल नहीं उठाएंगे? और उसके साथ साथ क्या अगर मुस्लिम लीग का जिससे आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो आप देखिए पहले भी आपको मालूम है इस सवाल से खाम ख्वाब कर रहे हैं, शौक़ है आपको। पहले भी आपको मालूम है हम असम्बली में तो रहे लेकिन बाहर तहरीक भी चलती रही और अपने मौक़िफ़ भी हम दुनिया को देते रहे हैं, तो इसमें कोई तज़ाद नहीं है। और मुस्लिम लीग जिस उम्मीदों के साथ मियाँ साहब को लेकर आई थी और उम्मीद पाकिस्तान के नाम से उनको जो हुजूम अता किया गया है वो भी ज़रा उनको एक मिनट कोई मसला नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरख्वास्तों को समाज से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरख्वास्तों को खारिज कर रहा है। हम 22 फरवरी को यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 25 फरवरी को हम बलूचिस्तान में अपनी सूबाई जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 27 को हम खैबर पख्तूनख्वा बशमूल फाटा के पेशावर में जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे। 3 मार्च को हम कराची में सूबा सिंध की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे और 5 मार्च को हम पंजाब की मरकज़ी सूबाई मजलिस उमूमी के साथ लाहौर में मीटिंग करेंगे। मौलाना आपने जो जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं। और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे जो उन्होंने कहा है अपने जो रऊफ़ हसन वगैरह को कि आप लोगों से बात की जाए तो आप बात करना पसंद करेंगे? देखिए PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। बहुत सारी धांधली हुई बहुत सारे हलकों में और आपने बलूचिस्तान का भी हवाला दिया और इलेक्शन कमीशन आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर रहा, तो कुछ एक तो हल्के बताएंगे कि क्या उनमें धांधली हुई और कि क्या है, क्योंकि यहाँ लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ का। सब कुछ पता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके पास क्या दलील है तो मैं कहता था कि दिन में जब सूरज चमक रहा है तो आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे है साबित करो। यही सूरत हाल आज है।
हज़रत मुस्लिम लीग का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए हैं। मौलाना साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब थोड़ा सा मौलाना साहब पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे प्लीज बताइएगा कि दो मॉडल जो इस वक्त सामने हैं, एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे लेकिन शहबाज शरीफ को वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने ये रास्ता इख्तियार करना जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है, हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं। ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। आप मेरी मेहरबानी सुने, मैंने जो बयान दिया है ये मरकज़ी मजलिस आमला का बयान है, फजल रहमान से बयान न लिया जाए। मुझसे बयान न लिया जाए, मुझसे वो बयान लिया जाए जो मैंने आज मजलिस आमला का दिया है। हमारी गल हो गई है, क्या आपको भी इस तरह की कोई जो है आपसे बात की गई थी, इसीलिए आपने टिकट भी जो है घर में पूछा बंदों को दिए थे? आप भी हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे, जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। देखिए एक मिनट बारी बारी कर लें तो ठीक रहेगा। आप पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं, अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। मौलाना साहब ये बताएं, इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे कि इलेक्शन मुतल्लिक़ हैं, हालात साजगार नहीं है। उस वक्त ये जो जमातें आपकी साथी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त से साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से, लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे और जहां पर उनका होल्ड था वहां पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया, 4-5 देहातों से पुलिस को उठाया गया, 3 रोज़ तक यरगमाल रखा गया, वहाँ इलेक्शन में कोई बंदा नहीं आ सका। धमकियाँ ये थी कि जमीयत के आदमियों को हम कत्ल करेंगे अगर वो आए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या हमने उनका झंडा देखा। तो इस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी, सो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बारी बारी बात कर लेना यार, ये ज़रा छोड़ें, ये ज़रा हम पे छोड़ें, ये ज़रा हम पे छोड़ें, ये ज़रा हम पे छोड़ें जी। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आपने कहा और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे क्या JUI जिस तरह आपने फरमाया कि अब फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या आप मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। हमने कुछ और तेवर के साथ हमने ज़रा कुछ और तेवर के साथ फैसले किए हैं। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। तारिक साहब ये बताइएगा कि आपने अभी हमने कोई और बात नहीं की, मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी मजलिस आमला के फैसले सुनाए हैं, मैं अभी कोई बयान दूसरा नहीं दे रहा आपको। आपकी बलूचिस्तान में अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो आप वहाँ तो फॉर्मेशन करेंगे हुकूमत की या वहाँ भी अपोजिशन में बैठे? मैं जाऊँगा बलूचिस्तान, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास। हमारी जमात ने कोई हुकूमत साजी की इजाज़त अभी तक नहीं दी। बात करेंगे उनके साथ, उनको जमाती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वो खातून एक है इसमें आपने स्टेटमेंट दी है कि आप अफगानिस्तान में इस्लामी इमारात का जो है वो इस्तेकाम चाहते हैं, ये आपका कसूर है। आपने एक बड़ा अच्छा दौरा भी किया, तो आपको लगता है कि वो दौरा सही साबित नहीं हुआ या वही आपके अगेंस्ट चला गया? तबसरे यही आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ गया है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसको जुर्म करार दिया गया है। साहब ये फरमाएं कि माजी में 1 2 3 4 पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि वो हमारी गलती थी क्योंकि एक नई सियासी फोर्स उभर कर आई हुई। आप अभी बाइकाट कर रहे हैं, फर्ज करें असेंबली छोड़ रहे हैं,
تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شہباز شریف کو. اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا, سوال پورا کر لیتے. اپوزیشن اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں, وہ اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا, باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. مولانا شہباز شریف کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ جی شہباز شریف کو ووٹ دیں گے. ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. جی آپ فرمائیں جی. سوال بھلا دیا آپ سے. کیا آپ کو ایک لیول پہ فیل ہی نہیں تھا کہ آپ کے امیدوار باہر نکل سکے, کمپین کر سکے, ان کے بم چلتے تھے, گولی چلتی تھی, آپ کی گاڑیوں کے اوپر فائر ہوئے, باقی آپ کے لوگوں کے اوپر انڈر فائر ہوئے, آپ کچھ کمپین ہی نہیں کر سکے. اور آپ کا جو ایک اصولی موقف رہا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کردار کے حوالے سے, وہ بھی سب کے سامنے. ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ونگ سیاسی بالادستی کی بات کرتا تھا, اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا, اور اس کے جو لیڈر, جو منتری لیڈر, جو جن سے توقع ہوتی تھی کہ یہ سویلین بالادستی کا مقدمہ ہمارا لڑیں گے, وہ بھی دستبردار ہو گئی پارلیمانی سیاست سے کل. تو اب جو پاکستان کے جمہور پرست ہیں, جو سیاسی, ان کو تو اس بات کا افسوس ہے, لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو ہتھیلی پہ لے کے جانے کے مطابق ہے, اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو 2-2 دن جواب نہیں دے رہے, تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ اس کی ہم اصلاح کر لیں گے. یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو میں ایک اضافی بات, میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے, ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی, ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے. ان کا جب اجلاس ہوگا, اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر طریقہ کار, اس کی ترتیب, اس کا شیڈول جب سارا آئے گا, تو پہلے بھی یکدم تو ہم نہیں آئے میدان میں, ہم نے تو کچھ تو تیاری کی, اس کے لیے نظم بنایا. سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے, میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کی وسیع مشاورت کے بعد, تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار اناؤنس کریں گے, لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں, اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. شیر افضل مروت کا ایک ٹویٹ وائرل ہوا, اس کے فیک اکاؤنٹ سے شیر افضل مروت کا توہین امیز اس میں کچھ بیانات تھے, جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ شیر افضل مروت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ مروت صاحب بتائیں آپ نے یہ ٹویٹ کیا, تو انہوں نے آپ کو الزام آپ پر جو ہے وہ لگایا کہ مولانا صاحب اس ٹویٹ کے ذمہ دار ہیں. کیا کہیں گے اس کے؟ تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں. جس طرح میں کسی آپ کے جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا, آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں, اس کے برابر بیان کرنا. کہ آپ کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, مخالفت کی وجہ سے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے سابقہ اتحادی تھے ان کی فتح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے؟ میں کسی بھی تبصرہ نہیں کر رہا, میں الیکشن کی مجموعی فیصلے کی بات کر رہا ہوں. کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں, کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں عیاشی کریں, ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. آپ نے الیکشن کی دھاندلی کی بات کی, آپ دیر خان سے ہار گئے, بلوچستان سے آپ جیت گئے, تو کیا وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئی؟ اور کیا میرا سوال سن لیں پلیز, کیا احتجاجاً وہ سیٹ میری گفتگو ایک سیٹ یا 2 سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے. میں نے مجموعی طور پر ملک کے انتخابات کی بات کی ہے. میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا, کسی ایک نشست پر میں کیا باتیں کروں گا. حضرت بلوچستان میں ایک MNA اور ایک MP افغانی ہیں جو وہاں سے ان کو منتخب کیا گیا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہے, اور ہمارے پشاور میں 4-5ویں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ, اس کا نیشنل, اس کو جتوا دیا گیا. مولانا صاحب آپ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, PTI والے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, کیا کہ PTI اور آپ مل کے اس جدوجہد میں مشترکہ چلیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے, تو پھر اکٹھے چلیں گے.
बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। बस करें जी, बस शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो जाएगा। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अपोजिशन में बैठने को तरजीह देते हैं और ये कहा कि महमूद खान अचकजई के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार खड़ा था जिसने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे और लेकिन उसके बाद एकदम उसको पता चलता है कि वो जीत गया है, धांधली की गई है इलेक्शन के अंदर और हम ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते। और मजीद ये कहा गया कि नवाज शरीफ को भी मशवरा दूंगा कि इस हुकूमत का हिस्सा ना बने, अपोजिशन में आकर बैठे, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, जिसको वोट दिए हैं, उनको हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नून लीग की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा, अपोजिशन में बैठने को ज्यादा अहमियत दूंगा। इलेक्शन के बाद सूरत हाल में ज्यादा ड्रामाई मोड़ आ चुका है, ये कहा गया। और मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार करता हूं और नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने की दावत भी देता हूं। मजीद ये कहा गया कि धांधली की गई है, जानबूझ के लोगों को जिताया गया है, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और जहां से जो साफ शफाफ तरीके से जीत रहा था उसको नहीं जिताया गया। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीके चलाने का ऐलान भी सामने आ चुका है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को अपोजिशन में बैठने की दावत भी दे दी। कहा हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, ऐसा नहीं होता। 2024 के इंतखाबात ने 2018 की धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक है, बानी PTI से ज़हनी इख्तलाफ है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से नताइज को मुस्तरद कर दिया गया। कहा कि 2024 के नताइज को हम मुस्तरद करते हैं और इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी किया गया है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं और एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, ऐसा नहीं हुआ। 2024 के इंतखाबात ने 2018 की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मशकूक है, ये कहा गया है। और बानी PTI के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि बानी PTI से ज़हनी इख्तलाफात ज़रूर हैं लेकिन वो भी जल्द ठीक हो जाएंगे और इन इलेक्शंस को धांधली ज़दा इलेक्शंस करार दे दिया। तहरीक चलाने का ऐलान भी किया गया है। ये कहा गया है कि 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं वो 2018 से भी ज़्यादा जिसमें धांधली की गई है, ये कहा गया है। और तमाम तरह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के सर पर आयद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक है, अपनी मर्जी से बंदरबांट की गई है, जिसके हिस्से में जितनी चाहें सीटें डाल दी गई और जिसको चाहा हरा दिया गया। अवाम के मैंडेट को नहीं माना गया। फॉर्म 45 फॉर्म 47 में भी धांधली की गई है और ये कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। 9 मई का बयानिया दफन नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक है। JUI ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। 2024 के इंतखाबात ने 2018 की धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मशकूक रहा है। 2024 के इंतखाबात में बानी PTI के हवाले से कहा गया कि ज़हनी इख्तलाफात उनसे ज़रूर हैं लेकिन वो भी जल्द ठीक हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इजलास एक मुनक्किद किया गया था उनकी ज़ेर सदारत। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अपने फैसले से आगाह कर दिया कि हम इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं और हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। मज़ीद ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का मशवरा देता हूँ, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको हुकूमत बनानी चाहिए, इत्तेहादियों को मिलकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। और कहा कि मैं इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा
हिस्सा नहीं हूँ, अपोजिशन में बैठने को तरजीह दूंगा। और मज़ीद ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का इन इंतखाबात में जो किरदार था वो बिल्कुल मशकूक रहा और जहाँ से हमारे नुमाइंदे खड़े थे उनको हरा दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है। ये कहा गया कि महमूद खान अचकसई को हराया गया है, जबकि उसके मुकाबले में जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था वो पहले ही हार चुका था। नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक अजीज, मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि वो इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हालात कहाँ पर जाते नजर आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि वानी पीटीआई के साथ इख्तिलाफात ज़रूर हैं लेकिन वो भी जल्द ठीक हो जाएंगे। क्या इससे कुछ पॉजिटिव उम्मीद जागती है पीटीआई के लिए? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, ना ही वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट देंगे। लेकिन ये बात रात ही मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ जब उनको मिलने गए थे रात 10 बजे के करीब, उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था कि जी मैं हमारे साथ धांधली हुई है, मुझे इलेक्शन बहवाया गया है, अब मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हम इलेक्शन नतीजे नहीं मानते, लिहाजा हम आपके साथ नहीं बैठ सकते। ताहम उन्होंने ये कहा कि सुबह मैं मीटिंग बुला के आपको फैसले से आगाह कर दूंगा। तो आज उनकी जो मीटिंग थी, 2 दिन मुसलसल मीटिंग के बाद आज उन्होंने ये फैसला किया कि आप हुकूमत में नहीं बैठेंगे, आप पश्चिम के बेंचों में बैठेंगे। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो उनके सबसे बड़े हरीफ थी जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ भी उन्होंने कहा कि हमारे मामलात हैं वो ठीक हो सकते हैं। और ये एक पॉजिटिव है कि कल आसिफ पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम पीटीआई को दावत देते हैं, आए मिलकर बैठे। तो ये कौमी यकजहती की तरफ से ये है अच्छा एक कदम होगा कि अगर सब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिल के बैठती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तो बड़ा सख्त उनका मौक़िफ़ रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने ये भी कहा, धांधली भी हुई, उन्होंने कहा कि मुझे जो सजा दी गई है, एक नई बात उन्होंने ये की कि मुझे इस शहीद की हिमायत करने को, इस शहीद की मुखालफत करने के ऊपर मुझे जो है ये सजा दी गई है। और तालिबान हुकूमत के अफगानिस्तान से जो ताल्लुक आ रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे निशाना बनाया गया और मुझे टारगेट किया गया है, तो इसलिए मुझे जो है पे जमात को शिकस्त पता को शिकस्त में बदला गया, लिहाजा हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा तारिक अजीज, नुमाइंदा खसूसी हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद नूर। बताइएगा सूरत हाल कहाँ पर जाती नजर आ रही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का मशवरा दे दिया, कहा है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और उन्होंने खुद भी ये फैसला किया है कि वो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालात कहाँ जाते नजर आ रहे हैं? जी, मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने कल भी ये इस राय का इजहार किया था जब शहबाज शरीफ एक वक्त के हमरा उनसे मुलाकात के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुमकिन है कि हम अपोजिशन में बैठें और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि उन इंतखाबात में जितनी उनके ख्याल में उनकी नशिस्तें बनती थी उतनी नशिस्तें उन्हें नहीं मिली और इंतखाबी धांधली का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और उन्होंने गिला किया था कि उन्हें जो है इंतखाबात में नज़रअंदाज किया गया और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से और मरकज़ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए था और जो उनके ख्याल में जो उनकी मकबूलियत थी और जितनी उन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी उन्हें सीटें नहीं मिली। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सूरत हाल है इसमें उनका ख्याल था कि अपोजिशन में बैठा जाए, लेकिन जब शहबाज शरीफ और उनके वक्त ने उन्हें पेशकश की थी कि उन्हें हुकूमत में मुनासिब हिस्सा दिया जाएगा, तो उसका इस हवाले से कहना था कि वो आज जो इजलास कल हुआ और उसके बाद रात को उनकी मुशावरत हुई थी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से, तो उन्होंने आज जो इजलास होना था कहा था कि इस इजलास में मुशावरत की जाएगी और फैसला किया जाएगा कि वो हुकूमत के इत्तेहादी बनते हैं या अपोजिशन में बैठने को तरजीह देते हैं। तो आज मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से जो अपनी राय थी वो इजलास में भी रखी और इस हवाले से उनका जो फैसला था वो भी सामने आया और मौलाना फजलुर रहमान इस बात के हामी हैं कि वाज़ेह अक्सरियत के साथ या तो हुकूमत बनाई जाए और उनका ये भी ख्याल है कि अगर कोई हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत होती है और उसमें मुख्तलिफ इत्तेहादी मुख्तलिफ ख्याल के इत्तेहादी मिलकर अगर हुकूमत तश्कील देते हैं तो फिर बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो नेक नामी का सबब बने, जल्द ऐसी हुकूमत जो है गैर मकबूल हो जाती है और ऐसी हुकूमतें जो है फिर आवाम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरती। तो उनका ये ख्याल है कि इस सूरत हाल में जबकि उनकी तवक्को से कम नशिस्तें मिली है और मुस्लिम लीग नवाज को भी उनके ख्याल में उनकी जो उनका हिस्सा बनना चाहिए तो उससे कम नशिस्तें हासिल हुई हैं, तो उनका ये ख्याल था कि इसमें फिर इस सूरत हाल में बजाय इसके कि गैर मकबूल हुआ जाए, गैर मकबूल और कमज़ोर हुकूमत बने, इसकी बजाय फिर अपोजिशन में बैठा जाए। तो उन्होंने आज जो इजलास हुआ तो मरकजी मजलिस से आमला ने 8 फरवरी के इलेक्शन को मजमूई तौर पर मुस्तरद किया और उनका ये कहना था कि इंतखाबात में होने वाली जो धांधली है उसमें माजी का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में यरगमाल है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अपनी अफादियत खो रही है और जमहूरियत जो है वो अपना मुकदमा हार रही है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में
अगर वो किसी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो फिर आगे चल के जल्द ये हुकूमत जो है गैर मकबूल होगी, क्योंकि मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, माली चैलेंजेस दरपेश हैं, दहशतगर्दी का सामना है और दीगर मसाइल दरपेश हैं। तो इस सूरत हाल में बेहतर यह है कि अपोजिशन में बैठा जाए। और उन्होंने बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि मौलाना फजल रहमान जो माजी में बरसों तक हुकूमत का हिस्सा रहे, खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत का हमेशा से वो उन्होंने साथ दिया, उसका हिस्सा रहे, और इस मरतबा उन्होंने पहली मरतबा ये फैसला किया है कि अपोजिशन में बैठा जाए। और गुज़िश्ता इंतखाबात में भी उन्हें गिले शिकवे रहे और वो खुद भी अपने नसीब जो है उस पर कामयाब नहीं हुए थे। इस मरतबा भी उन्हें शिकायत है कि उनकी पार्टी के जितने रहनुमा आने चाहिए थे उस हिसाब से वो नहीं आए, और उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया है। और इलेक्शन कमीशन में भी जो उनके उम्मीदवार थे उनकी जानिब से बहुत सारी पिटीशन जो है वो दायर की गई हैं। इंतखाबी उज़रदारियाँ जो हैं वो ज़ेर समात हैं, आज भी इंतखाबी उज़रदारियों की समात हुई और इसमें मजीद जो है वो कार्रवाई भी अभी होनी है। तो मौलाना फजल रहमान बिलाखिर इस नतीजे में पहुंचे हैं पार्टी से मुशावरत के नतीजे में कि अपोजिशन में बैठना जो है वो पार्टी की बका के लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बने जो हुकूमत कमज़ोर हो। और इस वक्त उनकी जमात में भी जाहिर है कि उनकी जमात की नशिस्तें जो इब्तिदाई नताइज सामने आए उसमें 4 नशिस्तें थीं, और अब मजीद जो है जो पिटीशन दायर की गई हैं, जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, इनमें उनकी जमात की तादाद कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन ये तादाद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। तो उनको जो हुकूमत में हिस्सा है वो भी कम मिलने की तवक्को है, और इनकी पोजीशन हुकूमत में भी कोई इतनी मुस्तहकम नहीं होगी क्योंकि वो हुकूमत में कम मेंबरान के साथ जो है शरीक होंगे। तो अब इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान का ये ख्याल है और उनकी जमात के मेंबरान का ये ख्याल है कि इस सूरत हाल में बेहतर यह है कि अपोजिशन में बैठा जाए और किसी और जमात को जो है वो हुकूमत करने दिया जाए और देखा जाए कि वो किस तरह से हुकूमत चलाती है। क्योंकि इस वक्त जो है जो माली सूरत हाल है, मसाइल है, इसमें ये जल्द ये खदशा है कि आइंदा बनने वाली हुकूमत जल्द जो है वो अपनी नेकनामी खो देगी और अवाम में जाहिर कर दिया। हमारे साथ ही रहिएगा जावेद नूर, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उस्मान, डायरेक्टर न्यू न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। उस्मान साहब, जैसा कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कह दिया गया है कि इत्तेहादी हुकूमत का हम हिस्सा नहीं बनेंगे और नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने का मशवरा दे दिया है, उनके इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया मरियम। इससे पहले आपको याद होगा कि 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो यही मौलाना फजल रहमान साहब थे जिन्होंने उस वक्त की जो आज की पीडीएम है उसमें शामिल तमाम जमातों को कहा था कि इंतखाबात के अंदर जो है धांधली हुई है, आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया गया है, तो इन जाली असम्बलियों का हिस्सा ना बने। लेकिन उस वक्त मौलाना फजल रहमान की बात नहीं मानी गई थी, तो उनको मना तुलाकर फजल रहमान साहब को भी उसी असम्बली का हिस्सा बनना पड़ा था, और जिस असम्बली के अंदर बैठ के भी वो उस असम्बली को जाली असम्बली कहते रहे और इमरान खान साहब को सिलेक्टेड वजीर आजम कहते रहे। लेकिन अब ये जो 2024 के इंतखाबात हुए हैं इसमें सवाए 3 पार्टियों के बाकी तमाम सियासी जमातें जो हैं इस इंतखाबी अमल पर शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। वो 3 पार्टी वो हैं जो कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में इस वक्त आ चुकी हैं। MQM है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब इस हवाले से एक तो उन्होंने फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया है कि भाई आप अपोजिशन में बैठें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो नॉमिनेट कर चुकी है, खुद नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम के तौर पे नॉमिनेट कर चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा को पंजाब की वजीर आला के तौर पे वो नामजद कर चुके हैं, वो तो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा सख्त स्टांस लिया है मौलाना फजल रहमान ने। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 12 राब्ते की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को फोन किए, लेकिन दोनों की मुलाकात उस तरह नहीं हो सकी। और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जो कहा था कि हम शूरा के इजलास के बाद मशवरा करके आपको जवाब देंगे, तो आज इन्होंने अपना जवाब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे दिया है और 2 टोक अंदाज में ऐलान किया है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, एक तो लास्ट टाइम 2018 में उन्होंने खुल के ऐलान किया था कि असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कि बाद में बन गए। इस बार तो ये कह रहे हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ असेंबली में बैठेंगे और साथ ही एहतजाजी तहरीक भी चलाएंगे इन इंतखाबात के खिलाफ। तो बड़ा सख्त जो है पैगाम भी वो एस्टेब्लिशमेंट को देते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर बड़े नाराज हैं और शाकी हैं इस हवाले से। एक तो उनका जो पाकिस्तान की विफाक की सियासत है उसमें उनकी गुज़िश्ता असेंबली के अंदर 13 सीटें थीं जो कि अब जो है 2 या 3 के करीब वो आके रुकी हैं, तो इसलिए तो उनका तो इस असेंबली में नुकसान ही नुकसान है। इसलिए एक तो उनका ये भी कहना कि वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। तो एक तो मौलाना फजल रहमान साहब गुज़िश्ता असेंबली में भी
खुद मौजूद नहीं थे, उनके साहबजादे मौजूद थे। इस बार मौलाना फजल रहमान साहब असेंबली से मुंतखब होके आए हैं, बलूचिस्तान दक्षिण से उन्होंने इंतखाब जीता है। चाहिए कि वो उनकी जो आबाई अपनी नशिस्त है डेरा गाजी खान, वहाँ से डेरा इस्माइल खान, वहाँ से वो हारे हैं। तो अब देखें ये जो मामलात हैं किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हुकूमत बनी नहीं है तो गैर यकीनी सूरत हाल पहले ही पैदा होती हुई नजर आ रही है। अनस्टेबल किस्म की जो सियासी हालात हैं वो प्रोलॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब तक ऐसे हालात रहेंगे, पाकिस्तान जिसको जो माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक इस्तेकाम का मैसेज नहीं जा सकता दुनिया को। उसके लिए ज़रूरी यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, अगर कहीं कहीं शिकायत हैं इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं तो उसके फोरम्स मौजूद हैं। उसके अंदर अगर कराची में जमात इस्लामी ये कह रही है कि उनका मैंडेट छीन कर MKM को दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद ये कह रहे हैं कि उनकी जीती हुई सीटें जो हैं वो दूसरी जमातों में बांटी गई हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक गैर जानिबदाराना कमीशन कायम किया जाए जो जल्द से जल्द जो है वो इन इंतखाबी शिकायत का अजाला करे और जो जिसका हक है उसको दिया जाए और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहेगा। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है हमें, उससे हम कोसों दूर रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो माशी सूरत हाल में बेहतरी है। अगर माशी सूरत हाल उसी वक्त बेहतर हो सकती है जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम हो। ये खुद 16 माह की PDM हुकूमत भी ये कहती रही है और आज जो है वो अब दोबारा PDM 2 जो है वो हुकूमत करने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो एक मेज पे नहीं बैठेंगे और मिनिमम एजेंडे के ऊपर इकट्ठे नहीं होंगे कि पाकिस्तान को हमने सियासी अदम इस्तेकाम से निकाल कर माशी इस्तेकाम की तरफ गामजन करना है, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद उस्मान साहब, डायरेक्टर न्यू न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी मौजूद, अपनी कीमती राय से हमें अपडेट कर रहे थे। साथ में तारिक अजीज नुमाइंदा खसूसी हमें अपडेट कर रहे थे। जावेद नूर नुमाइंदा इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल करते हैं।